हाँ तो नमस्कार जी मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे जी। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से बेनीपुर ऑनलाइन क्लासेज में। तो प्यारे बच्चों, आज हम प्रकाश के परावर्तन के पार्ट थर्ड को लेकर आए हैं, तीसरे भाग को लेकर आए हैं जी। हम लोग प्रकाश के परावर्तन का पहला भाग और दूसरा भाग आपको दे दिया है मैंने। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण हम लोगों ने पढ़ लिया है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे किरण आरेख क्या है, किरण आरेख कैसे खींचा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति कहाँ होती है, कहाँ रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनती है, प्रतिबिंब कहाँ बनती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखते हैं किरण आरेख। तो किरण आरेख जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो गोलीय दर्पण में बनने वाले आने वाले किरण के लिए 4 नियम हैं। गोलीय दर्पण में आने वाले किरण के लिए 4 नियम बनाए गए हैं। उसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे कि है क्या है 4 नियम। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी आए, जब भी आए तिरछी आए, उसके लिए कुछ नियम हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो गोलीय दर्पण में किरण आरेख के 4 नियम हैं। गोलीय दर्पण में किरण आरेख के 4 नियम हैं जी मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें फर्स्ट नियम जो है कह रहा है कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष, आप लोगों ने मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष से जान लिया है, मैंने गोलीय दर्पण पढ़ा दिया आपको। उसमें मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, वक्ता केंद्र क्या है, वक्ता त्रिज्या क्या है, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, इसका अध्ययन आप लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में कर लिया है, यानी पिछले क्लास में आप लोगों ने कर लिया है। इसमें आपकी कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ सकती है। तो सबसे पहले फर्स्ट नियम जो है कह रहा है कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें। समांतर कहने का मतलब जान रहे हैं ना, एक दूसरे के सामने समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद। फर्स्ट नियम क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद सीधे फोकस से होकर गुजरती है जी। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराती है और दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन होता है, तो परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरेगी, वह फोकस से होकर के गुजरेगी, कहीं किसी दूसरे जगह से होकर के गुजरने वाली नहीं है। कहाँ से गुजरेगी, तो फोकस से होकर गुजरेगी। ये अपना फर्स्ट नियम था। सेकेंड नियम क्या कह रहा है, सेकेंड नियम क्या कह रहा है कि जब हम प्रकाश को, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि प्रकाश की किरणें हमेशा दर्पण में समांतर ही आएंगी, कोई जरूरी नहीं है कि प्रकाश की किरणें दर्पण में हमेशा समांतर ही आएगा। जब प्रकाश की किरणें वक्ता केंद्र से गुजारा जाता है, यानी कि प्रकाश की किरणों को हम कहाँ से भेज रहे हैं, प्रकाश की किरणों को हम वक्ता केंद्र से भेज दिए, कहाँ भेज दिए, दर्पण में। अब प्रकाश की किरणें जब वक्ता केंद्र से होकर के आती है, वक्ता केंद्र से होकर के आती है और दर्पण से टकराती है, और दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई थी, यानी कि गोलीय दर्पण में प्रकाश की किरणों को जब वक्ता केंद्र से गुजारा जाता है, यानी वक्ता केंद्र से भेजा जाता है, तो प्रकाश की किरणें वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह किरणें आई थी। यह था अपना सेकंड नियम जी। थर्ड नियम क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड नियम कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणों को, थर्ड नियम, जब प्रकाश की किरणों को, देखिए प्रकाश की किरण भेजा जा रहा है, क्या भेजा जा रहा है, प्रकाश की किरणें कहाँ से भेजा जा रहा है, फोकस से होकर के। जब प्रकाश की किरणों को फोकस से होकर के गुजारा जाता है, जब प्रकाश की किरणों को फोकस या फोकस बिंदु है, फोकस होकर के जब गुजारा जाता है, तो यह मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। जब प्रकाश की किरणें, थर्ड नियम कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणों को फोकस से होकर के गुजारा जाता है, तो प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। यह था अपना थर्ड नियम। फोर्थ नियम क्या कह रहा है, चौथा नियम कह रहा है कि यदि जब प्रकाश की किरणों को, यदि हम जब प्रकाश की किरणों को सीधे, कहाँ, सीधे ध्रुव पर भेजते हैं, जब हम प्रकाश की किरणों को सीधे ध्रुव पर भेजते हैं, तो वह क्या होता है, दर्पण से परावर्तन के बाद आने वाली किरण आपतन कोण का निर्माण करती है, और दर्पण से परावर्तन यानी लौटने वाली किरण दर्पण से टकरा करके परावर्तन वाली किरण परावर्तित कोण का निर्माण करती है। इसमें अभिलंब का काम इसका मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष करता है। देखिए कर रहा है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, अभिलंब लग रहा है ना, हम लोग आपको पढ़ाए थे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो कर रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो कर रहा है अपना चौथा नियम। क्या, जब प्रकाश की किरणों को सीधे हम ध्रुव पर भेजते हैं, पोल पर भेजते हैं, तो क्या होती है, दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करते हुए गुजरती है, जिसमें मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष का काम करता है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष का काम करता है, अभिलंब का काम करता है, जिसमें आपतन कोण आई बराबर कोण आर बनता है। यह था अपना किरण आरेख के 4 नियम, यह था अपना किरण आरेख के 4 नियम। जब प्रकाश की किरणें
मुख्य अक्ष प्रधान के समांतर आती है तो फोकस से होकर गुजरती है। जब प्रकाश की किरणों को वक्ता केंद्र से भेजा जाता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आती है। जब थर्ड नियम, जब प्रकाश की किरणों को फोकस से होकर गुजारा जाता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। चौथा नियम, जब प्रकाश की किरणों को ध्रुव पर भेजा जाता है, ध्रुव से परावर्तन के बाद वह प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है, कोण I बराबर कोण R बनता है। आगे हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है उसके बारे में जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अवतल दर्पण वस्तु को कहाँ रखा जाता है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उत्तल दर्पण वस्तु को कहाँ रखा जाता है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है। एग्जामिनेशन में हमेशा 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव 2-3 तो जरूर आएंगे इससे, सिर्फ किरण आरेख से। आइए जानेंगे पहले हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे जी। हाँ तो बच्चा जी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जामिनेशन में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में यह प्रश्न आ चुका है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। सबसे पहले अवतल दर्पण वैसा दर्पण है, अवतल दर्पण वैसा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है जी, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है। देखिए धंसा हुआ है, ये परावर्तक सतह है, क्या ही परावर्तक सतह है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह जो है उभरा होता है और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा होता है। दूसरा अंतर क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, धनात्मक होती है। थर्ड नंबर क्या है, अवतल दर्पण में बड़ा तथा छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार होता है, साइज होता है, वो बड़ा और छोटा दोनों होता है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। फोर्थ नंबर क्या करा कि अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है, जिसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जिसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जी। प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा एवं उल्टा बनता है दोनों। उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब कभी नहीं बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यह 4 अंतर आपके एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछे गए प्रश्न का आंसर हो सकता है। इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न 2016 के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। आगे हम लोग देखेंगे जी कि अवतल दर्पण में वस्तु की अवस्था कहाँ होगी और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, अनंत क्या है, अनंत क्या है, इन्फिनिटिव, इंग्लिश में उसको इन्फिनिटिव बोला जाता है। अनंत जिसका कोई अता पता ना हो, अनंत जिसकी दूरी सीमित ना हो, जिसकी दूरी सीमित ना हो, अनंत बोलते हैं उसको। तो अनंत से अगर किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर अवतल दर्पण बनाया है। अवतल दर्पण का नाम मैंने दिया एम और एन, एम एन अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में मैंने आपको पढ़ाया था पी यानी पोल, ध्रुव, फोकस और वक्ता केंद्र, सेंटर, ये 3 होते हैं, मैंने बना दिया है। अब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, इसमें प्रकाश की किरणें नहीं आ रही है। इसमें वस्तु की जो दूरी है उसको दिखाया गया है। वस्तु की दूरी, या देखिए डॉट 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 जो लाइन है यह अनंत से आ रही है, यानी इसका कोई पता नहीं है इस साइड कहाँ से आ रही है।
अनंत से आ रही है, और जब यह दर्पण से टकराती है तो कोई जरूरी है कि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें एक ही किरणें आती है? ऐसा नहीं है, एक या एक से अधिक किरणें भी आ सकती है। इसमें मैंने दो किरण को दर्शाया है। अनंत से दो किरणें आ रही है वस्तु की, एक दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर के गुजर रही है, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजर रही है, और जस्ट मुख अक्ष के समांतर एक और किरण आ रही है, और वह किरण भी दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर रही है? फोकस होकर गुजर रही है। फर्स्ट नियम, पहला नियम किरण आरेख का, मुख अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है, मुख अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है। इसमें वही फॉलो हो रहा है, वही रूल चल रहे हैं पहले नियम किरण आरेख के। तो जब समांतर आदि प्रकाश की किरणें यानी वस्तु से जो किरण आदि समांतर है तो कहाँ से गुजर रही है? फोकस होकर के। और जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें आती है और जिस बिंदु पर मतलब काटती है ना, वहीं पर उस वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो इसका प्रतिबिंब जो है, जब वस्तु को हम लोग अवतल दर्पण में अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है जी। कहाँ बनता है उसका प्रतिबिंब? उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है मेरे प्यारे बच्चों। और फोकस पर बनता है तो क्या होता है? उसका आकार बहुत छोटा होता है, यानी एक बिंदु के आकार का होता है, बहुत छोटा एक बिंदु के आकार का होता है उसका प्रतिबिंब। और उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। जब वस्तु को अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। उसका आकार एक बिल्कुल छोटा होता है, अत्यधिक सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है, एक बिंदु के आकार का होता है, और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक तो बनता ही है, साथ साथ उल्टा भी बनता है। यह था पहला। सेकेंड, जब हम लोग अवतल दर्पण में वस्तु को वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं, अनंत और वक्ता केंद्र यानी सेंटर, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसको देखेंगे। सबसे पहले यह अपना वक्ता केंद्र है, यह फोकस दूरी है, दर्पण का नाम मैंने एम और एन दिया है, पी है ध्रुव है, मुख अक्ष तो होंगे ही क्योंकि गोलीय दर्पण के भाग है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में हम लोग देख रहे हैं तो अवतल दर्पण में क्या है? मुख अक्ष तो रहेगा ही, फोकस दूरी रहेगी, वक्ता केंद्र रहेगा। अब वस्तु का नाम मैंने ए और बी दे दिया है। देखिए वस्तु मैंने यहाँ पर रखा है ए और बी वस्तु। अवतल दर्पण में अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में वस्तु को रखा गया है, और वस्तु से दो प्रकाश की किरणें निकल रही है। वस्तु से कितने प्रकाश की किरणें निकल रही है? दो प्रकाश की किरणें। पहला किरणें तो दर्पण से आई, सीधे टकराई, और टकराने के बाद कहाँ से गुजर गया? फोकस होकर के गुजर गई मेरे प्यारे बच्चों। पहला किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है, और दर्पण से परावर्तन के बाद मैंने बताया है कि दर्पण से परावर्तन के बाद जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस होकर गुजरती है। या दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरे क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही है। दूसरी जो प्रकाश की किरणें हैं वह सीधे कहाँ से होकर गुजर रही है? सीधे वक्रता केंद्र से होकर के गुजर रही है। और मैंने बताया अभी जस्ट अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया है, जब प्रकाश की किरणें वक्ता केंद्र से होकर के गुजरती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की किरणें जब वक्ता केंद्र से होकर के गुजरती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। अब देखिए, जब दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वहां पर ही बनता है। जब प्रकाश की किरणें जिस बिंदु को काटती है वहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब का नाम मैंने ए डैश और बी डैश रखा है, क्योंकि वस्तु का नाम ए और बी है तो प्रतिबिंब का नाम मैंने ए डैश और बी डैश रखा है। अब देखिए वस्तु का आकार इतना बड़ा है, वस्तु का आकार इतना बड़ा है जी, वस्तु का आकार इतना बड़ा है और इसका प्रतिबिंब का आकार इतना छोटा है, यानी वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब क्या है? छोटा है। तो कहा जाएगा कि जब वस्तु को वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनता है। उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनता है। वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से आकार में छोटा होता है ना, छोटा है, देखिए यहाँ पे छोटा बनता है। और वास्तविक तो बनता है लेकिन प्रतिबिंब उल्टा बनता है, क्योंकि वस्तु ऊपर रखा है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? वास्तविक तो बनेगा, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। यह था जब वस्तु को वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं। आगे जानेंगे हम लोग जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, कैसा होता है। जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। जब वस्तु को डायरेक्ट ध्रुव पर नहीं फोकस रखें। ठीक है, तो देखते हैं आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
हाँ तो जी प्यारे बच्चों, जब हम वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखते हैं, अवतल दर्पण में जब वस्तु को हम वक्ता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मैंने अवतल दर्पण बनाया, अवतल दर्पण का नाम एम और एन दिया। यह ध्रुव था, यह फोकस दूरी, यह फोकस है, यह अपना वक्ता केंद्र है सी। अब जैसे ही मैंने वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखा, वस्तु का नाम मैंने ए और बी दिया। यह देखिए ए और बी यह वस्तु है। अब एक किरण निकली वस्तु से, वह दर्पण से टकराई, क्योंकि अब पर एक मुख्य अक्ष के समांतर है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस होकर के ही गुजरेगी, या मैंने बताया था आपको। दूसरी किरण जो निकलती है वो सीधे फोकस होकर गुजरती है, और जो किरण फोकस होकर गुजरती है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस होकर गुजरने के बाद जैसे ही दर्पण से टकराई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब इसका प्रतिबिंब, जो दो बिंदु से प्रकाश निकली है, प्रकाश आई है, तो प्रकाश एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, मैंने बताया था कि जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है वहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह देखिए इस बिंदु पर एक दूसरे को रेखा या लाइन काट रही है, तो यह प्रतिबिंब यहाँ पर ही बनेगा। तो कह रहा है इसमें कि जब हम अवतल दर्पण में वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनता है। समान आकार का बनता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए इस आकार का वस्तु है तो प्रतिबिंब भी इसी आकार का हो रहा है। समान आकार का बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। समान आकार का बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। उल्टा बनता है, समान आकार का बनता है, वास्तविक। कब? जब अवतल दर्पण में वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखा जाता है। जब अवतल दर्पण में वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और समान आकार का बनता है। नेक्स्ट है अपना, जब वस्तु को फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच रखा जाता है। जब वस्तु को फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच रखा जाता है अवतल दर्पण में, तो क्या होता है देखिए, यह अवतल दर्पण मैंने एम और एन ले लिया, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच मैंने वस्तु को रख दिया ए और बी। अब जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जाती है तो फोकस होकर गुजरती है। अब यह जो किरणें हैं मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस होकर कहीं गुजरेगी, और दूसरी जो किरण निकलती है वो फोकस होकर सीधे गुजरती है, और फोकस होकर के जो प्रकाश की किरणें गुजरती है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है रेखा, वहां पर ही क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह देखिए इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है ए डैश बी डैश। यह प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। कह रहा है कि जब वस्तु को फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बनता है। वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। देखिए वस्तु का आकार इतना बड़ा है जी, और इसका प्रतिबिंब का आकार इतना बड़ा है। तो वस्तु का आकार से बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार की नहीं है। तो कह रहा है कि जब वस्तु को फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बनता है। वस्तु का आकार से बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है मेरे प्यारे बच्चों, उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। नेक्स्ट आगे क्या है, आगे हम लोग अवतल दर्पण में बिंब की यानी वस्तु की स्थिति फोकस पर रख के देखेंगे। कहाँ रख के देखेंगे? फोकस पर रख करके देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ रख के देखेंगे? फोकस पर रख के देखेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और जब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अवतल दर्पण में देखेंगे। बच्चों जब वस्तु को हम लोग फोकस पर रखते हैं, जब वस्तु को हम लोग फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब वस्तु को हम लोग फोकस पर रखते हैं, देखिए वस्तु को हमने फोकस पर रख दिया, ए और बी उसका नाम दे दिया। एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वो फोकस होकर गुजरती है। दूसरी किरण जो निकलती है वह दर्पण से टकराने के बाद वक्ता केंद्र से होकर गुजर जाती है। एक किरण निकली, दर्पण से टकराई और वक्ता केंद्र से होकर के गुजर गई। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो फोकस होकर गुजर गई, दूसरी किरण दर्पण से टकराई और वक्ता केंद्र से होकर गुजर गई। अब जो वक्ता केंद्र से होकर गुजरती किरणें देखिए जा करके कहाँ मिलेगी कोई पता नहीं है। इसकी किरणें अनंत पर मिलती है। कहाँ मिलती है? अनंत पर मिलती है। तो जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों अनंत पर बनता है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है, और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि अनंत पर जाकर के मिलेगा जी, कहाँ जाके मिलेगा कोई पता नहीं है, और कितना बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा जिसका भी कोई व्याख्या नहीं है।
बहुत बड़ा आकार में बहुत बड़ा बन सकता है। वास्तविक तो बनेगा ही क्योंकि अवतल दर्पण है, तथा उल्टा भी बनेगा। एक अपवाद में है, आइए उसके बारे में जानेंगे। जब वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच मैंने रख दिया। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो एक किरण सीधे ध्रुव से टकराती है और ध्रुव से टकराने के बाद वापस उसी भाग दिशा में परिवर्तित हो जाती है। किरण आरेख के चौथे नियम को मैंने बताया था आपको तुरंत। दूसरी किरण निकलती है, दर्पण से टकराती है और वक्ता केंद्र से होकर गुजर जाती है। अब इसका प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों दर्पण के पीछे बनता है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। यह जो है प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है। एक किरण आई, ध्रुव से टकरा करके गुजर जाती है, दूसरी किरण दर्पण से टकराती है और वक्ता केंद्र से होकर गुजर जाती है। अब इसमें कह रहा है कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, काल्पनिक बनता है तथा सीधा बनता है। एक यही प्रतिबिंब है जो सीधा बनता है, नहीं तो बाकी सारा प्रतिबिंब वो उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। जबकि यह प्रतिबिंब सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है, क्योंकि काल्पनिक लाइन से इसको दिखाया गया है, इसलिए प्रतिबिंब काल्पनिक है। वस्तु के आकार से देखिए इसका आकार क्या है? बड़ा है। यह था अपना अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति कहाँ रखने पे उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है जी। वस्तु की स्थिति कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है। अब हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण के उपयोग क्या है, उसके बाद फिर जानेंगे उत्तल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उत्तल दर्पण के उपयोग को जानेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग देखेंगे। अवतल दर्पण का जो उपयोग है, टॉर्च, सर्च लाइट, गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। टॉर्च में जो ऊपर लगा होता है मिरर दर्पण, वह अवतल दर्पण होता है। गाड़ियों के हेडलाइट में जो दर्पण लगा होता है वह अवतल दर्पण होता है, क्योंकि उसमें प्रकाश की किरणें फैलती हुई नजर आती है, फैलती हुई दिखती है। इसीलिए हजामत बनाने में जब हम लोग हजामत बनाने का काम करते हैं तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा चेहरा जो है, हम लोग का जो फेस है, बड़ा दिखता है जी। हजामत आसानी से बन सकता है, क्योंकि हमने जो हजामत बनाया है, यह हजामत मैंने अवतल दर्पण में ही बनाया है। क्योंकि उत्तल दर्पण में अगर मैं हजामत बनाया होता तो हजामत की जगह कुछ और बन गया होता, ठीक है। आँख, कान, गला के इलाज में कभी गए होंगे कान के डॉक्टर के पास, आँख के डॉक्टर के पास या गला के डॉक्टर के पास, तो गला के डॉक्टर मुंह खुलवा करके उसके अंदर टॉर्च जला के देखते हैं। कान के डॉक्टर टॉर्च से देखते हैं, आँख के डॉक्टर टॉर्च जला के देखते हैं, देखे होंगे कभी। तो आँख, नाक, कान, गला के इलाज में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे जी, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। कहाँ? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में मेरे प्यारे बच्चों वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी रख देते हैं। ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब एक ही स्थिति में बनेगा। उसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। उत्तल दर्पण में वस्तु को ध्रुव या अनंत के बीच कहीं भी रखते हैं, यहाँ रख दीजिए, 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 कहीं भी रखते हैं, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। वस्तु से छोटा बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है जी, वस्तु से छोटा बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। वस्तु से छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। अब देखेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है। उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों। हाँ तो जी, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में देखने को मिलता है। किसी भी गाड़ी में, चाहे मोटरसाइकिल हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो, ऑटो रिक्शा हो, सारे वाहन में साइड मिरर के रूप में दो मिरर लगे होते हैं, दो दर्पण लगे होते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग वहाँ उसी में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है, वाहन चालक जो गाड़ी चला रहे होते हैं वह अपने पीछे से आने वाले गाड़ियों को देखने का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण जो है अंदर की ओर वक्रित होता है, मुड़ा होता है, वक्र होता है। उत्तल दर्पण अंदर की ओर वक्र होता है, ऐसे होता है जी।
वक्र होता है। तो इसमें क्या होता है कि वक्र होने के कारण अभी हमने बताया आपको कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है वस्तु के आकार का। तो उत्तल दर्पण में वस्तु के आकार से प्रतिबिंब छोटा बनता है, इसीलिए वाहन के साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ताकि दूर के वस्तु भी दिख जाए और नज़दीक के वस्तु भी छोटा दिखे। नज़दीक का वस्तु भी छोटा दिखे, दूर का वस्तु भी उसी आकार का दिखे, छोटा ही दिखे। इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग तीक्ष्ण मोड़, यानी जब तीखा मोड़ होता है, तीखा मोड़ देखो अक्षर पर लिखा होगा, तीखा मोड़ कृपया धीरे चले। तो तीखा मोड़ पे दोनों साइड से यानी पीछे से आने वाले वाहनों का भी देखने का उपयोग किया जाता है। और वाहन चालक क्या होते हैं, सतर्क हो जाते हैं, अपने सुरक्षा के साथ वाहन को चलाते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग खास करके इसी के रूप में किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास आपका यहाँ तक ही रहेगा। कल अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी क्या है, चिन्ह परिपाटी क्या है, दर्पण सूत्र क्या है, F बराबर R/2 प्रूव करेंगे। कल हम इस लेसन को ख़त्म कर देंगे जी। कल के क्लास में हम इस लेसन को ख़त्म करेंगे। उसके बाद आपको इसका ऑब्जेक्टिव, इसका सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर दोनों करवाएंगे। उसके बाद हम अगले लेसन की ओर बढ़ेंगे। जब तक एक लेसन कंप्लीट नहीं हो जाता, क्वेश्चन आंसर जितना कंप्लीट नहीं हो जाता, हम दूसरे लेसन को स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे सिलेबस पूरा करना है, बच्चे को पढ़ाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको मैंने अभी तक जो भी किरण आरेख पढ़ाया है या इसके पहले प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, प्रकाश क्या है, आपको हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। और हम आशा करते हैं कि आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे हम फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।